हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो हम पिछली क्लास में शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? वॉइस था। हम लोग इससे पहले बात करके आ चुके हैं कि वॉइस के दो भाग हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एग्जामिनर आपको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाना पूछ लेता है। इनकी पहचान जो है उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि एक्टिव और पैसिव की पहचान कैसे करते हैं आप लोग। हमने कहा था कि एक्टिव वॉइस में जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। हम लोग पिछली क्लास जो हमारी हुई है उसमें हम लोग पता करके आ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल शॉर्टकट बताएं ऐसे तरीके जिससे आप कभी गलती करेंगे नहीं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाते हैं उसकी पहचान कैसे करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सब बातें अपन पिछली क्लासेस में करके आ चुके हैं। अब चलते हैं अपन इससे आगे। हमें ये 5 बातें याद रखनी है किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। आज अपन चलते हैं एक प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, पहले कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपन इससे आगे चलते हैं ताकि आप लोगों को और ठीक समझ में आए। हमने पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, द सन गिव्स अस लाइट। ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आपको इसको पैसिव में चेंज करना, ठीक है? पैसिव में चेंज करना है। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो उनका पैसिव भी कितने बन सकते हैं? दो बन सकते हैं। पता करते हैं अपन। तो द सन बोलो आपके पास में क्या है भाई? सब्जेक्ट है। गिव्स बोलो क्या है? मेन वर्ब है। अस बोलो क्या है? ऑब्जेक्ट। सूर्य हमें लाइट देता है, किसको देता है? हमें। किसको का जवाब, होम का जवाब सेंटेंस में बोलो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और क्या का जवाब भी सेंटेंस में बताओ क्या होता है? मतलब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो उनके पैसिव भी कितने बनाए जा सकते हैं? दो बनाए जा सकते हैं। तो चलिए पहले अपन लाइट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इस लाइट ऑब्जेक्ट का यूज करके पैसिव बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं पहले यहाँ पे हम लोग? लाइट। यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। लाइट सिंगुलर है इसलिए वर्ब के रूप में इज आ जाएगा। गिव का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। लाइट इज गिवन टू अस बाय द सन। ये आपका आंसर। पहला तरीका जब हमने लाइट जो ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करके पैसिव बनाया है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो हमने अस नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो अस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो बोलो क्या बन जाएगा? वी। के बाद में क्या आ जाएगा? आर। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख दीजिएगा, वी आर गिवन लाइट बाय द सन। ये हमारा आंसर। तो आज आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों, यदि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों तो उनके पैसिव भी कितने बनाए जा सकते हैं? दो बनाए जा सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके। इस वाली बात को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे अस था जो कि वी का ऑब्जेक्टिव केस है, अस को बदल के हमने किस में चेंज किया है? वी में चेंज किया है। अगर इस वाली बात को लेकर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको जितने भी प्रोनाउन हैं उनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बता देता हूं ताकि आप लोग यहां से कंफ्यूज ना हो। आपको बता दें, आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? यू होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? इट होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है? देम होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर राम की कोई नाउन दे रखा हो तो राम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही बोलो क्या होंगे भाई? सेम होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताए गए हैं।
अगर कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको ये वाली बातें थोड़ी सी समझ में बेहतर आ जाए, इसलिए मैं आपको ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की कहानी थोड़ी और बता देता हूँ ताकि आपको समझ। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, राम हेल्प्स मी। राम हेल्प्स मी। यहाँ पे राम बोलो क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्प बोलो क्या है, मेन वर्ब है। और मी बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से बना देता हूं, आई हेल्प राम, तो आपने क्या नोटिस किया कि राम इस बार बोलो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई बोलो क्या है, आपके पास सब्जेक्ट है। हेल्प बोलो क्या है, आपके पास वर्ब है। आपने क्या देखा कि राम जब सब्जेक्ट था तब भी राम लिखा जा रहा था, और ऑब्जेक्ट है तब भी बोलो क्या लिखा जा रहा है, राम लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे, मतलब वर्ब के बाद में हम जब यूज कर रहे थे, तो इसको मी लिख रहे हैं। और वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं। इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस जो वर्ब से पहले, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद में, एक्टिव वॉइस की बात बता रहे हैं। तो इस तरीके से इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपन इससे आगे, अगले सेंटेंस के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। पहले बेसिक, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही हैज डन इट। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको इसका पैसिव बनाना है। एक दो एग्जांपल और दे लेते हैं, फिर आप लोग जो है यहाँ से आगे बनाएंगे। अगला सेंटेंस आपके पास में लिखा गया है, इट विल बी डन बाय हिम। ये हमने एक सेंटेंस बनाया। इस बार ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, और आपको इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। दो एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, बना के बताएंगे आप लोग। पता करते हैं अपन पहले सेंटेंस। ही बताओ क्या है, सब्जेक्ट है। हैज बताओ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डन बताओ क्या है, मेन वर्ब है। और इट बताओ क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। बाकी एक्टिव वॉइस का है, अपन को पैसिव बनाना है। आपको पता है पैसिव बनाते हैं, जब भी आप सेंटेंस को क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस में बनाते हो, तो पहले आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। ये पांच चीजें आपको पता होनी चाहिए यहां से का पता करने की। चलो बनाते हैं पहले सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, इट का ऑब्जेक्टिव केस तो इट ही होता है। अब बताओ, हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हैज तो एज इट इज रहेगा। ये जो थर्ड फॉर्म है, इसको अपन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो कौन सा होता है, बीन डन बन गया। बीन डन बाई, और ही का क्या बन जाएगा, बोलो। सेंटेंस बन जाएगा, इट हैज बीन डन बाई हिम। ये आपका इस सेंटेंस का पैसिव बन। इस बार हमारे पास एक सेंटेंस दे रखा है जो पैसिव वॉइस का, और हम कह रहे हैं कि इसको एक्टिव में बनाना है। तो आपको ये तो पता चली गया कि ये ही नाम का जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो ये शुरुआत में चला आएगा, यहाँ पे ही लिखा जाएगा। और उसके बाद में विल बी डन, तो इसको चेंज करके विल डू में चेंज कर देंगे, ही विल डू इट। ये आपका जो है एक्टिव वॉइस बन जाए। अगर आप लोग मॉडल वर्ब की बात करना चाहते हैं, परेशान कहीं नहीं होना। सारी वर्ब्स को याद रखने का एक ही तरीका है, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने पिछली क्लास में बताई थी। एक शॉर्ट ट्रिक से हमने सारी चीज़ों को याद करवाया था आपको। नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना। आपको कह रहा हूं कि अगर मॉडल या मोडाल वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, देखो मॉडल वर्ब तो सेम ही रहेगा, इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको जब पैसिव में चेंज करोगे, तो मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। ये बन गया आपका। अगर यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ में बी प्लस आई एन जी आ जाए एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए, तो याद रखना ऐसे वाले सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। पिछली क्लास में हम बता के आए कि इसका वजह क्या होता है। अगर आपके पास में मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, यहाँ पर आ जाओ, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे, तो मॉडल सेम रहेगा, हैव भी सेम रहेगा। ये जो थर्ड फॉर्म है, इसको बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, मतलब बीन प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीन प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बन जाएगा आपका। ठीक है। और अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में मॉडल हैव बीन प्लस आईएनजी दिखाई दे जाए,
ऐसा कुछ दिखाई दे जाए तो याद रखना ऐसे सेंटेंस का नो पैसिव, इनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। अगर आपके पास मॉडल हैव बीन प्लस आईएनजी दिखाई दे जाए तो इनका पैसिव नहीं बनाया जाता है। ये एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल वर्ब से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना और वर्ब अगर नहीं समझ में आओ, देखो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा था, तो अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है तो इसको अपन चेंज किस में करेंगे, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म में। अरे पैसिव था ना ये, हमें क्या बनाना था, एक्टिव बनाना था। तो ये बी प्लस थर्ड फॉर्म को अपन ने, मॉडल तो सेम रहा है यहाँ पे, और बी प्लस थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है तो मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज। जब भी आप किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हो तो आप लोगों को थर्ड फॉर्म से पहले जो वर्ब दिखाई देगा वो वर्ब हमेशा बी वर्ब ही दिखाई देगा। बी वर्ब मतलब इज आर एम वोज वर, इज आर एम वोज वर, बी बीन या बिंग, इनमें से ही कोई वर्ब दिखाई देगा, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं आएगा। चलते हैं अपन इससे आगे। अगला सेंटेंस आपके पास में दे रखा है, पहले आप इसका बनाएंगे फिर आपको समझाएंगे। पहला सेंटेंस आपके पास में दे रखा है, आई नो यू। ये हमारे पास एक सेंटेंस दे रखा है, आई नो यू। ये आपके पास एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आप इसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, बताएंगे आप मुझे। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, एक और बना देते हैं जिसका आंसर आप बताएंगे। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars। ये आपके पास में अगला सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस का है, पैसिव में आपको चेंज करना है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, फिर अपन इनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। एक्टिव है, किस में चेंज करना है बताओ, पैसिव में चेंज करना है। चलो बनाते हैं अपन यहाँ से। पहले सेंटेंस में चलिए, आई नो यू। ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है, तो आई आपके पास में बोलो क्या है, सब्जेक्ट है, नो बताओ क्या है, मैन वर्ब है, यू बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट। बार बार बताते हुए आ रहे हैं आप लोगों को कि पैसिव का स्ट्रक्चर आपके पास ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। ये पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर हुआ करता है। सुन पा रहे हैं क्या? तीन एग्जाम्पल आपके पास दे रखे हैं और यहां से जो अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसमें नंबर 1 में आप लोग लिखोगे कि पैसिव वॉइस बनाने के दौरान, यहां से आप एक नोट लिखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाने के दौरान हमेशा बाई, बाई शब्द क्या है यहाँ पे, एक प्रेपोजिशन, हमेशा बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग हो, यह आवश्यक नहीं है। क्या समझ में आया आपको? यह आवश्यक नहीं है। हमने क्या देखा है कि जनरली हम लोगों ने पढ़ा होता है कि जब भी किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम प्रेपोजिशन के रूप में हमेशा बाई का यूज करते हैं। पर याद रखना, हमने यहाँ पर पहले प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात की है कि पैसिव वॉइस बनाने के दौरान प्रेपोजिशन के रूप में हमेशा बाई का प्रयोग हो, ऐसा आवश्यक जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रेपोजिशन जो होता है वो हमेशा वर्ब के अनुसार यूज होता है। किसके अनुसार यूज होता है? वर्ब के अनुसार यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि नो वर्ब जो होता है इसके साथ बोलो क्या आता है, टू आता है। जैसे कंटेन नाम का वर्ड दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसके साथ में बोलो क्या आता है, इन आता है। जैसे मेरे पास सरप्राइज नाम का एक वर्ड हो गया, एस्टोनिश हो गया आपके पास, ठीक है, अमेज्ड हो गया आपके पास में, स्टार्टल्ड हो गया आपके पास में, ठीक है। ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है, इन वर्ब के साथ में टू भी आ सकता है और बाई भी आ सकता है। अगर आगे कोई व्यक्ति दे रखा है, पर्सन दे रखा है ऑब्जेक्ट बाई के बाद में, तब तो आप बाई लगाएंगे। लेकिन व्यक्ति के अलावा अगर कोई है, व्यक्ति के अलावा कोई वस्तु या कोई दूसरी चीज के बारे में बात हो रही है, तो फिर ऐसे केस में अपन बाई नहीं लगाएंगे, बोलो क्या लगाएंगे, तो ऐसे केस में बोलो क्या लगाएंगे अपन, एट का प्रयोग करेंगे।
प्रेपोजिशन एट का यूज होता है, यहाँ पे बाई का यूज होता है, तो प्रयोग नो के साथ, कंटेन के साथ इन आ जाता है। चलो देखते हैं अपन, पहले सेंटेंस में चलते हैं। आई नो यू पैसिव में चेंज करना है तो क्या होगा, पहले यू को लाना होगा। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो यू आ गया फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज। यू आर नॉन, इस बार बाई नहीं आएगा क्योंकि नॉन के साथ टू आता है, इसलिए अपन नॉन टू मी लग जाए। अभी आगे चल के इनकी कहानी जो है, ये कैसे यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, इनके बारे में और बात करने वाले हैं अपन। फिलहाल दो एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स, ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है आपके पास। ये वर्ब है आपके पास, वाक्य प्रेजेंट का है, और ये आपका सब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है अपन को, पहले ऑब्जेक्ट को लाना होगा, तो क्या लिखे बताओ। 10 सिगार्स, प्लूरल है इसलिए वर्ब के रूप में आर आ जाएगा। कंटेन का थर्ड फॉर्म बोलो क्या आ जाएगा, कंटेन्ड आ जाएगा। इस बार बाई दिस बॉक्स नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, इन दिस बॉक्स आ जाएगा, इन दिस बॉक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर। आगे चलते हैं। द न्यूज है सरप्राइज्ड अस, चेंज कर रहे हैं अपन इसको, बोलो क्या करें। तो अस को बदल के शुरुआत में ले आएंगे, वी आ जाएगा। हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज। बाय द न्यूज नहीं आएगा, एट द न्यूज, एट द न्यूज। इसी बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पे, जगह तो थोड़ी कम है लेकिन फिर भी इस वाले एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही हैज सरप्राइज्ड मी, ही हैज सरप्राइज्ड मी, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है, बोलो क्या करेंगे अपन। पैसिव में बनाएंगे तो बोलो क्या आएगा, मी पहले आ जाएगा, मतलब इसको आई बना के लिख देंगे। यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, आई हैव बीन, सरप्राइज का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड आ जाएगा, आई हैव बीन सरप्राइज्ड बाई हिम। अब क्या देखा आप लोगों ने, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, बाई लगाया है सरप्राइज के लिए, और यहाँ पर बोलो क्या लगाया, एट लगाया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे बाई और वहां पे एट का प्रयोग क्यों हुआ है, मैंने कहा देखो वहां पे हमने बात की थी कि सरप्राइज वर्ड के बाद में एट और बाई दोनों प्रेपोजिशन यूज हो सकते हैं। आगे अगर कोई व्यक्ति दे रखा है तो आप बाई लगाएंगे, व्यक्ति के अलावा है तो बोलो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल होगा कि प्रेपोजिशन का हमें कैसे पता चलेगा, कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। तो याद रखना, ये बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप आगे चल के प्रेपोजिशन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। जहाँ पे प्रेपोजिशन नाम का टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे कि कौन सी वर्ब के साथ में, जैसे एग्री हो गया है ना, डिसएग्री हो गया, इनके साथ में विद भी आता है, ओन भी आता है, टू भी आता है, ठीक है। और भी है, रिस्पॉन्सिबल हो गया, अकाउंटेबल हो गया, आंसरेबल हो गया, ये जो वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इनके साथ में जो है टू भी आता है ना, और फोर भी आता है। ये प्रेपोजिशन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे हम बात करेंगे। यहाँ से जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि आप ये प्रिजम्पशंस ना रखें, मतलब ऐसा एक पहले से अनुमान लगा के ना रखें कि पैसिव वॉइस में अगर बना रहे हैं तो फिर लास्ट में हमेशा बाई आएगा, ये जरूरी नहीं है। प्रेपोजिशन कौन सा आएगा ये डिसाइड उसके साथ में दिया गया वर्ब और नाउन करते हैं मिलकर, प्रत्येक वर्ब के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन। इसलिए आगे चल के जब हम फ्रेजल वर्ब नाम का टॉपिक पढ़ेंगे वोकैब में, या फिर प्रेपोजिशन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे बताएंगे फिक्स प्रेपोजिशन, कौन सा प्रेपोजिशन कौन से वाली वर्ब और नाउन के साथ में यूज होता है। तो ये तीन एग्जांपल पढ़ाने के पीछे का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आप ये ना मान लें कि प्रेपोजिशन के रूप में हमेशा बाई ही आएगा, बाई आए ऐसा जरूरी नहीं। प्रेपोजिशन डिसाइड करने का काम वर्ब करता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोगों ने तीन एग्जाम्पल लिखे जगह जहाँ पे नो के साथ में टू आता है, देखिए वहां पे लिखा हुआ है आपके पास। सर कंटेन के साथ इन आता है, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अमेज, स्टार्टल्ड नाम की जो वर्ब होती है इनके साथ में एट और बाई दोनों आ सकता है। आगे व्यक्ति दे रखा है तब तो बाई लगाएंगे, व्यक्ति के अलावा है तो फिर एट लगाएंगे। और ऐसे और भी बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे और भी वर्ब और प्रेपोजिशन, तो वो अपन आगे चल के प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। फिलहाल जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि प्रेपोजिशन के रूप में हमेशा बाई आए ऐसा जरूरी नहीं। चलते हैं अपन इसे आगे। अगला सेंटेंस, अगले प्रकार के सेंटेंस के बारे में बात करें। नंबर 2 में हम लोग बात कर रहे हैं इसी पैसिव वॉइस के अंदर,
कि जो वर्ब निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा या जो क्रियाएं, वर्ब के स्थान पे आप चाहें तो क्रियाएं लिख सकते हो, जो वर्ब निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा, निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है या पूर्ण की जाती है, जो वर्ब या जो क्रियाएं निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई के साथ लिखना, बाई के साथ लिखना आवश्यक नहीं है। देखिए क्या मतलब है इस बात से, ध्यान से देखिएगा। लिखना आवश्यक नहीं है। दोबारा देखिए इसको। हमने कहा जो वर्ब या जो क्रियाएं निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई के साथ लिखना आवश्यक नहीं है। जैसे कि बताओ भाई, पढ़ाने का काम कौन करता है? बताओ भाई, पढ़ाने का काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है? बताओ, टीचर होता है। तो टीच कौन करता है? बताओ, टीचर्स करते हैं। इसका मतलब है अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जहाँ पे टीचर नाम का सब्जेक्ट और टीच नाम का वर्ब आ जाए, तो इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, तो ऐसे केस में हम ये टीचर नाम का जो नाउन है उसको लिखना जरूरी नहीं समझेंगे। जैसे और बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि बताओ, गिरफ्तार कौन करता है? बताओ, पुलिस करती है। और गिरफ्तार कौन करता है? बताओ, पुलिस करती है। तो ये नहीं लिखना है। मैं पूछ रहा हूँ कि गाना कौन गाता है? बताओ, सिंगर्स सिंग। तो इस तरीके से ऐसे कोई कार्य जो निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं, ऐसा कोई भी कार्य जो किसी निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाने के दौरान बाई के साथ लिखना आवश्यक। बेहतर समझ में आए इसलिए आप ये एग्जांपल देखिए। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल आपके पास में लिखा गया है, द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। ये हमने एक सेंटेंस, ठीक है। पहले आप लोग देखेंगे तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, अस भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पैसिव वॉइस दो बना सकते हैं, ऐसा तो आपको पता ही है। पहले आप लोग वी को ले आइए, पहले बोलो क्या लिखेंगे अपन? वी आर टॉट, आर टॉट इंग्लिश, सिर्फ इतना लिखेंगे। बाई टीचर लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे चाहूँ तो इस बाई द टीचर जो वर्ड दे रखा है उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसका मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बाई टीचर लिखना जरूरी नहीं है। ये जो बाई द टीचर नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ऐसा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। जैसे कि चेंज कर देता हूँ मैं इसको, द पुलिस हैव अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड हिम। ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया। बताओ भाई क्या करें इसको? चेंज करेंगे अपन इसको, तो बोलो क्या करेंगे? ही पास्ट का है तो बोलो क्या लगा देंगे? ही वॉच अरेस्टेड, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। बाई पुलिस लिखना जरूरी नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ। कि जो बाई द पुलिस है इसको लिखना जरूरी, क्योंकि जो काम किसी निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई के साथ लिखना आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और बना दिया, मान लो मैंने लिख दिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। बताओ भाई क्या करें? बोलने का काम कौन करते हैं? बताओ, लोग करते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है, क्या करें बताओ? तो पहले लिख देंगे अपन मैनी लैंग्वेजेस, आर स्पीक का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाता है? स्पोकन हो जाता है। ये बाई पीपल लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलने का काम करने वाले लोग होते हैं।
तो ऐसे केस में यहाँ पे चाहो तो आप बाई पीपल को ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट का मतलब लिखना आवश्यक नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। पैसिव वॉइस में दूसरी बात हमने जो पढ़ी वो ये पढ़ी कि जब भी आप सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाते हो और अगर कोई ऐसी वर्ब दे रखी है जो किसी निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, तो ऐसी वर्ब के साथ में आने वाला जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में बाई के साथ लिखना जरूरी नहीं है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में हमने बाई द टीचर को ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब लिखना जरूरी नहीं है। दूसरे वाले सेंटेंस में बाई पुलिस नहीं लिखा है, तीसरे वाले में बाई पीपल नहीं लिखा है। अब आप कहोगे कि ये वर्ब की पहचान हम कैसे करेंगे? मैंने कहा बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ बीमारियां जो होती है उनको डायग्नोस कौन करता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर करता है। दवाइयों को प्रेस्क्राइब कौन करता है? डॉक्टर करता है। प्रेस्क्राइब वर्ब आ गया और डॉक्टर अगर सब्जेक्ट आ गया तो भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्नोस आ जाए, सब डॉक्टर सब्जेक्ट आ जाए तो भी लिखना जरूरी नहीं। लिखने का काम कौन करता है? राइटर करता है। तो मैं कह रहा हूँ राइट वर्ब आ जाए और राइटर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर राइटर को लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो जैसे पेंट करने का काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है? पेंटर होता है। तो मैं कह रहा हूँ पेंटर जो है वो सब्जेक्ट आ जाए और पेंट वर्ब आ जाए तो फिर ऐसे केस में भी आपको पेंटर लिखने की जरूरत है, जो काम किसी निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, गलतियां होती हैं, हो जाती हैं। आगे चलो, अगला भाग आपके पास में जो दे रखा है, तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या दो प्रेपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस में एक साथ हो सकता है? क्या मतलब दो प्रेपोजिशन आ सकते हैं? क्या पूछा है मैंने? ये जो बाई नाम का प्रेपोजिशन आप यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, ये तो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि क्या बाई के साथ हम कोई दो प्रेपोजिशन एक साथ लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा नंबर 3 में, कि यदि कोई फ्रेजल वर्ब दिया गया हो, क्या दे रखा हो? कोई फ्रेजल वर्ब दिया गया हो, दिया गया हो, तो दो प्रेपोजिशन का प्रयोग, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। देखो इस बात से क्या मतलब, दो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। हमने कहा था कि क्या दो प्रेपोजिशन का प्रयोग एक साथ हो सकता है, ये बड़ा सवाल था हमारे। हमने कहा हाँ, हो सकता है अगर सेंटेंस में दिया गया वर्ब जो है वो कोई फ्रेजल वर्ब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लुक आफ्टर नाम का हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है, एग्जांपल के तौर पे, ऐसी हजारों फ्रेजल वर्ब्स होती। लुक आफ्टर का मतलब बोलो क्या होता है? देखभाल करना होता है। ठीक है। जैसे पुट ऑन नाम का एक फ्रेज होता है, इसका मतलब पहनना हो जाता है आपके पास, पहनना हो जाता है आपके पास। जैसे आपके पास में लुक एट होता है, और भी बहुत सारी ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं। फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है? वो वर्ब जिनके साथ कोई फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द होता है फ्रेज। एक जो होता है इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ड, अरे एक जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर जो बनता है वो बताओ क्या होता है? आपका फ्रेज। अगर इसमें पहले वाला शब्द, मतलब ये वाला शब्द अगर कोई वर्ब है, जैसे हमने लुक आफ्टर में लिखा था, अगर पहले वाला शब्द वर्ब है और बाद वाला शब्द अगर कोई प्रेपोजिशन लगकर कोई फ्रेज बना रहा है, और पहले वाला शब्द अगर वर्ब है तो हम इसको इंग्लिश में नाम दे देंगे फ्रेजल वर्ब। ये किससे बना है बताओ? फ्रेजल वर्ब से। वहीं अगर ये फ्रेज एडवर्ब होता तो हम इसको एडवर्बियल फ्रेज नाम दे देते, एडजेक्टिव होता तो हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज नाम दे देते, नाउन बनता तो ये नाउन फ्रेज हो जाता। इसका मतलब फ्रेज कुछ भी हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है इवन। जैसे इंस्पाइट ऑफ हो गया, इंस्टीड ऑफ हो गया, दो शब्दों से मिलकर प्रेपोजिशन बने तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द जो होता है वो फ्रेज होता है। अब आप उसका नाम क्या देंगे? फ्रेजल वर्ब देंगे या जो है वो इडियोमेटिक क्या बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज देंगे या नाउन फ्रेज देंगे, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो दोनों शब्द मिलकर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बना रहे हैं।
अगर दोनों शब्द मिलकर वर्ब बना रहे हैं तो आप इसको फ्रेजल वर्ब नाम दे देंगे। अगर दोनों शब्द मिलकर एडजेक्टिव बना रहे हैं तो आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज दे देंगे। ठीक है। तो अगर कोई फ्रेजल वर्ब दिया गया हो तो दो प्रेपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस में एक साथ किया जा सकता है। देखो कैसे, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है। ये फ्रेजल वर्ब संख्या में बहुत सारी हैं। आगे चल के जब हम वोकैब पढ़ेंगे वहां पे आपको ये फ्रेजल वर्ब पढ़ाएंगे। इससे पहले भी मैंने शायद फ्रेजल वर्ब की एक क्लास ली है, जिससे मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब जो हैं उनको याद कैसे रखते हैं। फ्रेजल वर्ब याद रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हमने आपको ऐसे शॉर्टकट बताए जिसमें आपको रखने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैंने यूपी अप नाम का जो प्रेपोजिशन होता है उससे जितनी भी फ्रेज बनती है या फ्रेजल वर्ब बनती है वो सब एक साथ पढ़ाई थी। और मैंने कहा था आपका मतलब जो होता है वो ऊपर से या ज़्यादा से होता है। और फिर हमने उसके शॉर्टकट बनाए थे, ट्रिक्स बनाई थी। उनको अगर आप ध्यान से जाकर देखते हैं तो फ्रेजल वर्ब कौन सी हैं और कैसे बनाई जाती हैं उनको आप पता कर सकते हो। अपन यहाँ पर आ जाते हैं। यदि कोई फ्रेजल वर्ब दिया गया हो तो दो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है, वरना प्रेपोजिशन एक लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि लुक्स आफ्टर हर फैमिली। आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, आपको बता दें कि लुक्स आफ्टर हर फैमिली। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। हर फैमिली जो है वो बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपके पास में, एक फ्रेजल वर्ब है। इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। और सी बताओ क्या आपका सब्जेक्ट। हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। चलो बनाते हैं अपन। क्या करें बताओ। तो हर फैमिली पहले आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट है। इज, लुक का थर्ड फॉर्म बोलो क्या आ जाएगा, लुक आफ्टर बाई हिम। लुक आफ्टर बाई सी का ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे कितने प्रेपोजिशन दिखाई दे रहे हैं आपको, दो प्रेपोजिशन। मेरा सवाल यही था कि क्या दो प्रेपोजिशन साथ में आ सकते हैं। मैंने कहा एक ही कंडीशन में आ सकते हैं, जब ये वाला प्रेपोजिशन और ये वाला वर्ब मिलकर क्या बना रहे हो, कोई फ्रेज बना रहे हो, तभी दो प्रेपोजिशन साथ में आ सकते हैं, वरना दो प्रेपोजिशन साथ में यूज नहीं होते। आप लोगों को ये पता चल गया कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। और बना लेते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक सेंटेंस बना दिया यहाँ पे, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस और बनाते हैं। एक सेंटेंस बनाया, शी इज लुकिंग एट अस। बताओ भाई क्या करेंगे। लुकिंग एट अस पैसिव बनाना है आपको। बताइए क्या चेंज करेंगे। पहले तो वी को पहले ले आएंगे। इस बार इज नहीं आएगा, आर आएगा। आईएनजी फॉर्म को बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वी आर बीइंग लुक्ड, वी आर बीइंग लुक्ड एट बाई हर। देखो आपको कितने प्रेपोजिशन दिखाई दे रहे हैं बताओ। दो प्रेपोजिशन दिखाई दे रहे हैं। देखो बाई भी प्रेपोजिशन है, एट भी प्रेपोजिशन। मेरा सवाल फिर से कि क्या दो प्रेपोजिशन साथ में आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं। अगर ये वर्ब और ये प्रेपोजिशन मिलकर अगर फ्रेज बना रहे हैं तो ही दो प्रेपोजिशन आप साथ में लिख सकते हो, वरना दो प्रेपोजिशन नहीं होते। अब सवाल ये हो गया कि वो कितनी सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो आपको बता दें ये बहुत सारी है संख्या में। वो कैब जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगकर फ्रेज बनाता है, जिनको आप फिक्स प्रेपोजिशन भी नाम देते हो। वो वहां से पढ़ेंगे। यहाँ से बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि आपको ये पता चले कि अगर सेंटेंस में आपको दो प्रेपोजिशन दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। और ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों के दोनों शब्द पहले वाला प्रेपोजिशन, ये वाला जो प्रेपोजिशन है ये इस वाली वर्ब के साथ मिलकर कोई फ्रेज बना रहा हो, तभी दो आ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने दो प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वॉइस नाम के टॉपिक में पढ़े हैं। आगे चल के हम जो है इसमें बाकी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होता है, क्लास अच्छी लगा होता है तो आप ज़रूर लोगों को बताएं, लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।